जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना था, जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं। और उसमें दोस्तों इस लेक्चर में हमने बेरोजगारी के बारे में बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन किया है, डिटेल के साथ एक एक बातों को समझाया है अच्छी तरीके से। और थोड़ा आपको दोस्तों रिवीजन करा देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, फिर हम अपना नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने जो दोस्तों बेरोजगारी के बारे में आपको डेफिनेशन के बारे में बताया था कि डेफिनेशन जो इसकी होती है वह स्थिति जब काम की तलाश करने पर भी कोई काम नहीं मिलता है तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि दोस्तों व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, कोई भी व्यक्ति है उसकी योग्यता के अनुसार अगर उसको दोस्तों काम नहीं मिलता है और वह काम उसके लायक नहीं होता है तो वो एक तरीके का बेरोजगार होता है। तो यह हमने डेफिनेशन बताई थी। और इसके जो बेरोजगारी के जो भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, आंकड़े जो कलेक्ट किए जाते हैं, वो दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कलेक्ट किया जाता है बेरोजगारी का डाटा। और इसकी स्थापना दोस्तों बात करते हैं 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और एनएसएसओ की, और यह है मॉस्पी मंत्रालय के अधीन में एनएसएसओ आता है आपका। और बेरोजगारी के दोस्तों प्रकार के बारे में हमने डिटेल में बताया था। प्रकार इसके जो होते हैं, एक तो ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी के बारे में अगर हम बात करें तो यह दोस्तों ऐसी बेरोजगारी होती है, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार ही काम नहीं करता, अपनी इच्छा से ही काम नहीं करता है। यानी जब व्यक्ति मार्केट रेट पर काम करने को तैयार नहीं होता है तो ऐसी बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। यह हमें विकसित देशों में देखने को मिलती है, यानी डेवलप्ड कंट्रियों में देखने को यह बेरोजगारी मिलती है हमको। और दूसरी जो बेरोजगारी थी वो हमारी अनैच्छिक बेरोजगारी थी। यानी दोस्तों यहाँ पर अनैच्छिक अनैच्छिक जो बेरोजगारी है, यहाँ पर व्यक्ति का जो मन है वो तो काम करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट पर जब काम नहीं मिलता है तो उसको हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी जब व्यक्ति को मार्केट रेट पर काम नहीं मिले तो उसे हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और यह हमें डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलती है। डेवलपिंग कंट्री आपके विकासशील देश होते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी बेरोजगारी है वो आपकी तीसरी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और जो कि अदृश्य बेरोजगारी जिसे कहा जाता है, ये ऐसी बेरोजगारी होती है दोस्तों जब कोई भी काम हो और उस काम में आवश्यकता से अधिक लोग जब शामिल हो जाते हैं, जिनमें जिनकी दोस्तों ऐसे लोग उन जिनकी उत्पादकता शून्य हो, तो वह दोस्तों अदृश्य बेरोजगारी का शिकार होते हैं। यानी कि अदृश्य बेरोजगारी वहाँ देखने को मिलती है। और अगर हम दोस्तों इसकी अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में बात करें तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में, वो भी कृषि क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र में आपके दोस्तों यहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत हो, वहाँ पर पूरा घर यानी कि 8 6 5 लोग काम करते हैं। तो ये जो 3 लोग हैं दोस्तों, 3 लोग जो एक्स्ट्रा जो अलग से शामिल हुए हैं, जो जो अधिक यानी कि आवश्यकता 2 लोगों की थी, लेकिन आवश्यकता से अधिक जो शामिल हुए हैं और इनकी उत्पादकता जो शून्य होती है। और ये दोस्तों कहीं न कहीं प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है। यानी दोस्तों जो आपके 2 व्यक्ति जितना गेहूँ कर सकते हैं, यानी कि ये 5 बीघा खेत संभाल सकते हैं, उसमें 5 क्विंटल का उत्पादन कर सकते हैं, 10 क्विंटल का गेहूँ का उत्पादन कर सकते हैं। तो उतने ही दोस्तों ये 5 लोग भी अगर यहाँ पर जुड़ जाते हैं तो ये भी आपके 10 क्विंटल ही गेहूँ निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं न कहीं इनकी जो 5 लोग और यहाँ पर 2 लोग इतना क्विंटल निकाल रहे थे गेहूँ और यहाँ पर 5 लोग भी उतना ही क्विंटल निकाल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जो बाकी के एक्स्ट्रा जो दोस्तों यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो उनकी उत्पादकता शून्य है, क्योंकि दोस्तों कहने का मतलब जो पहले हमारे 2 लोग कर सकते थे उतना काम ही आपके 5 लोग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो 3 एक्स्ट्रा जोड़े गए तो उनकी तो उत्पादकता शून्य यहाँ पर रहती है। अगर हम इनको हटा देते हैं तो इनके उत्पादन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इनकी उत्पादकता शून्य है। और दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट चौथी जो बेरोजगारी थी, ये तीसरी बेरोजगारी है। चौथी बेरोजगारी दोस्तों मौसमी बेरोजगारी थी। मौसमी बेरोजगारी में कहा जाता है कि जब व्यक्ति मौसम परिवर्तन के समय बेरोजगार हो जाता है। कोई भी मौसम होता है जब वो चेंज होता है तो उस समय पर उसको बेरोजगार होना पड़ता है।
यानी कि आप कह सकते हो जैसे गर्मियों में आपके जब आइसक्रीम का सीज़न लगता है और जब जैसे सर्दियाँ आती हैं दोस्तों, तो सर्दियों में कहीं न कहीं सर्दियाँ जब आती हैं तो आपका ये आइसक्रीम वाला काम यानी कि एक सीज़न चला जाता है, तो यहाँ पर ये मौसम जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर दोस्तों वैसे ही आपका आप बेरोज़गार हो जाते हैं, तो यह आपकी मौसमी बेरोज़गारी होती है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो जब व्यक्ति मौसम परिवर्तन के समय बेरोज़गार हो जाता है, जैसे मौसम परिवर्तित हुआ, उस समय पे जब बेरोज़गार होता है, तो उसको हम मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। और 5वीं जो बेरोज़गारी है वो संरचनात्मक बेरोज़गारी है दोस्तों, जब किसी की संरचना में जब कोई चेंजेज़ आता है, जिसकी वजह से कुछ आपके तकनीकी की परिवर्तन आए या कौशल कौशल में कमी देखने को मिले, तो वहाँ पर हमको संरचनात्मक बेरोज़गारी देखने को मिलती है। जैसे पहले एसटीडी चलती थी, अब आपके एंड्रॉयड मोबाइल चलते हैं, तो दोस्तों इसके तकनीकी में भी परिवर्तन देखने को मिले हैं। और इसके जो दोस्तों पहले जो एसटीडी जो सही कर लेता था बंदा, जो मैकेनिक हुआ करता था, अब अब वो दोस्तों अब ये आपकी एसटीडी की जगह पर अब आपके एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं, तो ये कहीं न कहीं ये मैकेनिक बेरोज़गार बैठ जाएँगे, तो कौशल की कमी की वजह से ही तो बैठेंगे बेरोज़गार। क्योंकि अब इनको नया टेक्निक चाहिए, नई कौशल, नई स्किल्स होनी चाहिए, तब ये एंड्रॉयड को सही कर सकते हैं। और अगर ये दोस्तों पुराने ये एसटीडी के ही बने रहे, तो फिर यहाँ पर ये आपके संरचनात्मक बेरोज़गारी के शिकार ही रहेंगे। और एक है आपकी चक्रीय बेरोज़गारी दोस्तों, चक्रीय बेरोज़गारी में क्या होता है कि यहाँ पर जब देश की आर्थिक स्थिति यानी कि देश की जब जीडीपी बढ़ती है और आपके दोस्तों उत्पादन भी बढ़ता है, तो यहाँ पर रोज़गार भी लोगों को मिलता रहता है। तो वह स्थिति हमको देश की मतलब आप कह सकते हो ग्रोथ देखने को ज़्यादा मिलती है। और ये दोस्तों यही परिवर्तन चलता रहता है। तो जब दोस्तों आपका चक्रीय बेरोज़गारी में एक चक्र टाइप का होता है, कभी आपकी दोस्तों कभी आपको यहाँ पर बेरोज़गारी नहीं दिखेगी, तो कभी यहाँ पर देखती रहेगी। यही यहाँ पर सर्कल चलता रहता है। यहाँ पर आपका जब वक्र ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हमारी जीडीपी अच्छी रहती है और रोज़गार अच्छा मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपकी कह सकते हो अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होती है यानी समृद्धि होती है। जैसी अर्थव्यवस्था में दोस्तों गिरावट आती है, उसको हम मंदी कहते हैं। मंदी में यहाँ पर लोगों का उत्पादन कम हो जाता है, देश की जीडीपी भी कम हो जाती है और रोजगार रोजगार भी कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी एक तरीके से यहाँ पर बेरोजगारी देखने को मिलती है, यह चक्रीय बेरोजगारी होती है। और 7वीं जो बेरोजगारी है वो आपकी घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। घर्षणात्मक में दोस्तों एक कंपनी से जब दूसरी कंपनी में व्यक्ति शिफ्ट होता है, तो इसके बीच में जो दोस्तों बेरोजगार रहता है, वो आपका घर्षणात्मक बेरोजगार कहलाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको मैंने रिवीजन करा दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों इस वीडियो में मांग के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर दोस्तों हमारा सप्लाई भी टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्चुअली में दोस्तों डिमांड के बारे में अगर हम बात करें, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मांग। अब मांग क्या होती है दोस्तों? मांग जो होती है दोस्तों, ये आपकी दो बातों पर निर्भर करती है। मांग जो होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है। यानी कि एक तो मांग जब आपकी मानी जाएगी, या तो आपकी खरीदने की कोई चीज़ की इच्छा हो, या तो आपको कोई कुछ किसी चीज़ को परचेज करने की इच्छा हो। यानी खरीदने की एक तो आपकी वांट्स हो या विलिंग कह सकते हो इसको, या आपकी एक तो इच्छा हो किसी चीज़ को खरीदने की, और एक दूसरी हो आपको दोस्तों खरीदने की क्षमता हो, यानी कि आपके पास पैसा हो। एक आपकी इच्छा हो और दूसरी आपकी दोस्तों आपके पास पैसा हो, तो आपकी मांग है वो। तो आप उसको दोस्तों मांग कह सकते हैं। आपके पास अगर इच्छा है और पैसा है और तो आपकी वह मांग कहलाती है। अगर इनमें से एक भी कुछ भी नहीं है, तो वो आपका दोस्तों मांग नहीं कहलाएगा। जैसे दोस्तों मान के चलो ये कोई स्टूडेंट है यानी पढ़ते पढ़ते, यानी कि ये मान के चलो आप या मैं कोई भी मान के चलो। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम पढ़ते रहते हैं, बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते जब अचानक जब भूख भी लग जाती है कभी कभार, तो जब भूख लग जाती है दोस्तों, कहीं ना कहीं मान के चलो अगर हम कहीं किसी रेस्टोरेंट पे अगर हम जाते हैं या किसी होटल पर खाना खाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हम अपनी भूख को शांत करने के लिए या उस अपनी भूख को शांत करने के लिए रेस्टोरेंट पे किसी रोटी का या अ, कोई फास्ट फूड हो गया, किसी चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं। मान के चलो ये रेस्टोरेंट आपका डोमिनोज वाला है, यानी कि यहाँ पर पिज़्ज़ा का हमने ऑर्डर दे दिया। यहाँ पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया दोस्तों, और पिज़्ज़ा को यानी कि पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया। ये हमने जो हमारी दोस्तों ये हमारी जो इच्छा थी, यानी कि हमारी जो भूख हमको लग रही थी,
यानी भूख को मिटाने के लिए या भूख को शांत करने के लिए हमारी एक इच्छा हुई कि रेस्टोरेंट पे जाना चाहिए भूख को शांत करने के लिए। तो हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम यहाँ रेस्टोरेंट पर आए, वो भी डोमिनोज वाले पर। और यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा को कर दिया ऑर्डर। पिज़्ज़ा को मंगाने के लिए ऑर्डर दे दिया कि आपको और यानी कि आपको ये पिज़्ज़ा लेके आना है, ऑर्डर दे दिया। और यहाँ पर जो पिज़्ज़ा का जो रेट था वो दोस्तों 200 रुपये का था। यहाँ पिज़्ज़ा का जो रेट था वो 200 रुपये था, लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो मात्र आपके पास रुपये थे 100। आपके पास थे रुपये 100 और यहाँ पर पिज़्ज़ा का जो रेट था वो 200 रुपये था। पॉकेट में आपके 100 रुपये थे और पिज़्ज़ा जो था वो 200 रुपये का था। तो आप इन 100 रुपये से 200 का पिज़्ज़ा परचेज नहीं कर सकते हैं। आप इन 100 रुपये से 200 रुपये का पिज़्ज़ा परचेज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या दोस्तों कह सकते हो? तो यहाँ पर आपकी क्या आपने यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पर डिमांड की? आपके पास ये एक क्वेश्चन निकलता है, क्या यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई डिमांड की? तो यहाँ पर आप कह सकते हो। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपकी सिर्फ इच्छा थी। आपकी जब आपकी डिमांड जब पूरी होती है जब आपके पास रुपए भी हों और आपकी इच्छा भी हो। यहाँ पर हमारी सिर्फ इच्छा थी और यहाँ हमारे पास रुपए नहीं थे, इसलिए हमारी डिमांड नहीं कही जाएगी। डिमांड कहने के लिए मैंने आपको बता दिया, एक तो हमारी इच्छा होनी चाहिए डिमांड को पूरा करने के लिए, और एक हमारे पास किसी चीज़ को खरीदने की क्षमता यानी कि हमारे पास पैसा होने चाहिए, तब वो चीज़ हमारी डिमांड कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो यही पॉइंट बताना चाह रहा था दोस्तों। डिमांड के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमें खरीदने की हमारी एक इच्छा हो, और दूसरी हमारे पास खरीदने की या क्षमता कह सकते हो, या हमारे खरीदने की क्षमता होनी चाहिए या उतने हमारे पास पैसे होने चाहिए। तो यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर इनमें से आपके पास एक भी चीज़ नहीं है, या आपकी इच्छा नहीं हो, या आपके पास पैसे नहीं हो, या खरीदने की क्षमता नहीं हो, तो वो आपकी डिमांड नहीं है। जैसे मान के चलो अभी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा कह रही, आपकी इच्छा जो है, आपकी जो बिलिंग पावर जो बिलिंग है, बिलिंग यानी किसी को खरीदने की अगर आपकी इच्छा है, जैसे कि आपको मान के चलो आप किसी होटल को खरीदना चाह रहे हो, किसी रेस्टोरेंट को खरीद डेम डेम डोमिनोज को रेस्टोरेंट को खरीदना चाह रहे हो, या किसी भी दोस्तों प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हो, ये आपकी खरीदने की इच्छा है। अब लेकिन दोस्तों ये आपकी खरीदने की इच्छा है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या ये आपकी डिमांड कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। इसका जो आंसर आपको आना चाहिए, तो ये आपकी दोस्तों डिमांड नहीं है। अगर इनमें से कोई भी कुछ एक चीज़ नहीं हो तो वो आपकी डिमांड नहीं होगी। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे भी हों, अगर मान के चलो आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएं इन चीज़ों को खरीदने के लिए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हों, लेकिन दोस्तों आपकी कुछ खरीदने की इच्छा ही ना हो, आप अब यहाँ पर आपके पास रुपए हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी इच्छा नहीं है। जब आपकी इच्छा नहीं है किसी चीज़ को खरीदने की, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये भी आपकी डिमांड नहीं है। तो दोस्तों ये भी आपकी डिमांड नहीं है। तो दोस्तों ये भी आपकी डिमांड नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा।
उम्मीद करता हूँ ये आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों, कि आप अगर आपकी इच्छा है किसी चीज़ को खरीदने की, लेकिन आपके पास अगर पैसे नहीं है तो वो भी आपकी डिमांड नहीं कही जाएगी। यदि आपके पास पैसे हैं लेकिन आपकी खरीदने की कुछ भी इच्छा नहीं है, फिर भी वो आपकी डिमांड नहीं कही जाएगी। तो हम डिमांड जब कह सकते हैं जब हमारे पास, या तो हमारे पास किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा हो, और दूसरा हमारे पास किसी खरीदने की क्षमता हो, यानी कि उस चीज़ के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। तो ये हमारी दोस्तों डिमांड यानी कि मांग कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट दोनों समझ में आए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, इन पॉइंटों में हमने यही बताया आपको कि जब तक हमारे पास पैसे पैसे ना हो और हमारी खरीदने की इच्छा ना हो, तो हम उस चीज़ को डिमांड नहीं कह सकते हैं। उस चीज़ को हम दोस्तों डिमांड नहीं कह सकते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, यही डेफिनेशन में भी लिखा है। डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी, डेफिनेशन में आप देख सकते हो, अ, मांग या वस्तु, मांग मांग क्या होती है, वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए ग्राहक की इच्छा और क्षमता होनी चाहिए, उसको ही हम दोस्तों मांग कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है, जैसे परिभाषा कह सकते हो आप। क्षमता आपके पास दोस्तों खरीदने की कब आएगी, जब आपके पास पैसे हों, और इच्छा भी आपकी खरीदने की किसी चीज़ को होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आज मान के चलो, ये आज आज आपकी या मेरी इच्छा है, किसी भी मान के चलो, आज कोई कोल्ड ड्रिंक मान के चलो स्प्राइट पीने की इच्छा है, लेकिन दोस्तों ये मेरी सिर्फ पीने की इच्छा है, इस आपकी ये स्प्राइट पीने की इच्छा है, लेकिन आपके पास इसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो ये क्या आपकी डिमांड है, यस या नो? तो आपको जवाब देना पड़ेगा नहीं, ये हमारी डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमारी इच्छा है। तो जब हमारे पास पैसे भी हो जाएंगे और इच्छा भी होगी, तो वो हमारी डिमांड कहलाती है। यही पॉइंट बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, हमारी डिमांड कब होगी, जब हमारे पास पैसे भी होंगे और हमारी इच्छा भी होगी, तो वो हमारी डिमांड कहलाती है। तो ये पॉइंट में दोस्तों वही चीज़ बताई गई है। मांग क्या होती है, वस्तु या सेवा खरीदने के लिए, वस्तु हो चाहे आपकी सेवा हो, उनको खरीदने के लिए किसी भी व्यक्ति या कोई भी ग्राहक हो, उसकी इच्छा होनी चाहिए सबसे पहले, और फिर उसको उसकी क्षमता होनी चाहिए उसके खरीदने के लिए। क्षमता के मतलब आप कह सकते हो, क्षमता कब आएगी, जब उसके पास पैसे होंगे, यानी कि उसके पास क्षमता भी, पैसे भी हों और इच्छा भी हो। यही दोस्तों आपकी मांग कहलाती है। अब हम कुछ मांग के नियम देख लेते हैं। मांग के नियम क्या क्या हैं। आपका दोस्तों मांग का नियम कब लगेगा, बात करते हैं, ये मांग का नियम कब लगेगा। मांग के नियम के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें कुछ बातें हैं ना, कुछ बातों को कांस्टेंट रखा जाता है, कुछ बातें जो अन्य बातें हैं उनको हम समान रखने पर मांग, कुछ बातों को समान रखा गया है, क्योंकि जो अन्य बातें हैं उनका इस पे हम, जैसे कि दोस्तों मांग का नियम इसको कब लगाएंगे, जब ये जो हमारी अन्य बातें हैं इनको ये जब आपकी कांस्टेंट हो, और ये जो अन्य बातें हैं दोस्तों, अन्य बातों का जब इस पर मांग पर इम्पैक्ट ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े, तो इफेक्ट नहीं पड़े, तब हम मांग का नियम लगाएंगे। अब दोस्तों मांग का नियम क्या कहता है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर भी मांग कम होती है। इसमें बताया दोस्तों, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग कम होती है, और तथा दोस्तों अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है, अगर किसी वस्तु का प्राइस यानी मूल्य कम हो, तो उसकी फिर मांग बढ़ने लगती है। आप कह सकते हो दोस्तों मूल्य के बढ़ने पर आपकी मांग कम यानी घट जाएगी। मूल्य के जैसे ही मूल्य बढ़ेंगे आपकी मांग घट जाएगी। और लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जो दोस्तों, कुछ ऐसे कारक जो मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे कारक हैं जो कि मांग को भी प्रभावित करते हैं। वो ऐस वो, वो ऐसे कारक हैं जो प्राइस से भी अलग अलग हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है ये, लेकिन वो कुछ कारक हैं वो प्राइस से अलग हैं। अगर दोस्तों
उनसे आपकी वो आपके जो कारक हैं वो दोस्तों मांग को भी प्रभावित करते हैं। ये यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये प्राइस से ही मांग, आपकी प्राइस के बढ़ने से ही मांग कम ज़्यादा हो रही है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कारक हैं, उन कारकों से भी मांग आपकी प्रभावित हो सकती है। हम यहाँ प्राइस प्राइस से यानी कि मूल्य से मांग को कम ज़्यादा, मूल्य से यानी कि प्राइस से ही हम दोस्तों मांग को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यहाँ हालांकि कुछ और भी फैक्टर्स हैं, कुछ और भी कारक हैं, उनसे भी हम मांग को प्रभावित कर सकते हैं और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। हालांकि अगर दोस्तों किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ है, अगर उसका हम प्राइस जब ज़्यादा करते हैं, उसका मूल्य जब ज़्यादा करते हैं, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, यानी कि उसकी डिमांड कम होती है। उसकी डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। जैसे दोस्तों मान के चलो, अभी फिलहाल में मान के चलो दोस्तों, कोई कोई मान के चलो, ये हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, मान के चलो अभी ये प्रोडक्ट है, इसका प्राइस हमने बढ़ा दिया, 200 रुपये कर दिया। मान के चलो ये दोस्तों कोई प्रोडक्ट है, मान के चलो ये हमारे पास पेन है। अभी पेन की कीमत दोस्तों 200 रुपये हमने बढ़ा दी है। तो तो आपकी दोस्तों ये पेन जो 200 रुपये की है, इसका प्राइस बढ़ गया है। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो दोस्तों प्राइस बढ़ने की वजह से लोग इसको खरीदेंगे नहीं। तो लोग खरीदेंगे नहीं तो दोस्तों लोग उसकी डिमांड कम करेंगे। तो यहाँ पर वही पॉइंट बताया गया है दोस्तों, डिमांड भी यहाँ पर कम हो जाती है। अब यहीं पर दोस्तों इस पेन की कीमत मात्र मैं 10 रुपये कर देता हूँ। इस इस दोस्तों पेन की कीमत अगर मैंने 10 रुपये कर दी, अगर मैं इस पेन की दोस्तों कीमत कम कर दूं, इसका प्राइस दोस्तों मैंने इस यहाँ पर बढ़ाया था, तो लोग महंगी की वजह से इसको खरीद नहीं रहे थे। अब मैं इस पेन को कम कर दूं तो फिर यहाँ पर दोस्तों लोग बाहर निकल आएंगे और इस चीज़ को खरीदने लगेंगे। तो खरीदने लगेंगे तो इसकी दोस्तों डिमांड बढ़ जाती है। तो यही पॉइंट बताया गया है दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा करते हैं, अगर हम किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा करते हैं तो डिमांड उसकी कम हो जाती है। और अगर हम किसी चीज़ को दोस्तों सस्ता कर देते हैं या उसको दोस्तों उसके प्राइस कम कर देते हैं, तो उसको लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ये दोस्तों उस पे आप सभी जानते हैं, जब दिवाली वगैरह अब आने वाली है तो दिवाली पर क्या होता है कि अमेजोन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, ये लोग जब वो चीज़ों को सेल करते हैं तो उस पर डिस्काउंट ज़्यादा दे देते हैं। तो फिर लोग वहाँ से ज़्यादा खरीदने लगते हैं, तो वहाँ पर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों आपस में नेगेटिव, नकारात्मक संबंध बनता है, इन दोनों का इन्वर्स होता है एक दूसरे के, ये दोनों इन्वर्स होते हैं। यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यहाँ पर ये दोनों आपस में इन्वर्स होते हैं। यानी कि दोस्तों प्राइस और डिमांड का जो संबंध होता है वो पूरा उल्टा होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो फिर दोस्तों पहला घटेगा। तो इसमें उल्टा संबंध होता है इन दोनों के बीच में। अब इनको हम दोस्तों वक्र के आधार पर देख लेते हैं, वक्र में भी इनको देख लेते हैं, वक्र में कैसे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम मांग का वक्र देखते हैं, जो हमारी मांग है दोस्तों, मांग को वक्र के माध्यम से थोड़ा समझते हैं, देखते हैं क्या इसमें क्या बताया गया है। इसमें ये हमारा एक तरफ मान के चलो ये प्राइस दे रखा है, एक तरफ हमने दोस्तों प्राइस के बारे में बात की है और दूसरी जो तरफ है हमारी मात्रा यानी क्वांटिटी की बात की गई है। और प्राइस को हमने, जो हमारे प्राइस से हमने जो रखे हैं, जो मूल्य हैं, मूल्य को हमने बाई से दर्शाया है। और यहाँ पर मात्रा यानी क्वांटिटी को एक्स से दर्शाया गया है। यदि दोस्तों एक तरफ हमारे ये प्राइस रखे गए हैं जिनको हमने बाई से दर्शाया गया है, और दूसरी तरफ हमारी ये क्वांटिटी रखी गई है नीचे, जिसको हमने एक्स से दर्शाया गया है। यह दोस्तों ये हमारे प्राइस जब ज़्यादा बड़े हों, जब ज़्यादा बड़े हुए हों, यानी प्राइस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हों, मान के चलो दोस्तों प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हों, किसी चीज़ के 1000 मान के चलो, प्राइस जब ज़्यादा होते हैं, तो प्राइस जब ज़्यादा होते हैं यानी कि हम प्राइस P1 मान लेते हैं, ये हमारे P1 है। जब प्राइस जब ज़्यादा होंगे तो लोग दोस्तों कम चीज़ों को खरीदना पसंद करेंगे, चीज़ों को यानी मात्रा को कम खरीदेंगे। तो मात्रा हमारी Q1 है, यानी क्वांटिटी 1 है। जब प्राइस ज़्यादा होंगे तो मात्रा हमें कम खरीदते हैं, मात्रा कम होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मात्रा का ये यहाँ पर आपका बनेगा साइन। जब हमारे प्राइस ज़्यादा होते हैं तो दोस्तों क्वांटिटी कम खरीद पाओगे।
और जैसे ही अगर हमारे प्राइस बढ़ते हैं, जैसे ही हमारी ये दोस्तों प्राइस बढ़ते हैं, तो हमारी ये मांग, ये जो क्वांटिटी है, मांग भी कम हो जाती है। प्राइस आपके बढ़े तो ये हमारी मांग कम हो जाती है। और जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो, पहले मान के चलो ये हमारे पास चीनी है। चीनी का प्राइस है अभी 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो चीनी का प्राइस है। यानी हम दोस्तों 50 रुपये में 1 किलो चीनी खरीद लेते हैं। और यहीं पर अगर अब दोस्तों इसके प्राइस बढ़ा दिए जाएं, यानी कि यहाँ पर अब 100 रुपये किलो चीनी कर दी जाए, 100 रुपये किलो चीनी अगर कर दी जाए, तो हम अब जब हमारी दोस्तों 50 रुपये किलो चीनी थी तो 50 रुपये में 1 किलो खरीदते थे। अब 100 रुपये किलो जब चीनी कर दी गई, यानी कि इसके प्राइस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, तो अब हम 50 रुपये में दोस्तों हम आधी किलो ही चीनी खरीद पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि चीनी हमारी 100 रुपये किलो है। तो 50 रुपये में अब हम आधी किलो चीनी खरीद पाएंगे, यानी कि 500 ग्राम ही चीनी खरीद पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ही दोस्तों हमारे ये प्राइस बढ़ते हैं, जैसे ही हमारे प्राइस बढ़े और यहाँ हमें क्वांटिटी में कमी देखने को मिली, तो वही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ हमारे जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं तो हमें क्वांटिटी हम कम खरीद पाते हैं। तो यह पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। और जैसे ही दोस्तों आपके प्राइस कम होते हैं तो हम क्वांटिटी ज़्यादा थोड़ा खरीद लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों ये दूसरा आपको देखना पड़ देख आप दूसरा पॉइंट देख सकते हो, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे मांग का वक्र दोस्तों जो है, आप जैसे जैसे यहाँ पर प्राइस को कम करते जाओगे तो वो हमारी क्वांटिटी भी दोस्तों ज़्यादा आती जाएगी। आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये क्वांटिटी 3 हो गई। प्राइस हमारे यहाँ कम और ज़्यादा कम हुए तो क्वांटिटी हम और ज़्यादा खरीद लेंगे। तो मांग का जो वक्र होता है दोस्तों, मांग का वक्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका एक तरीके से, इसका जो ढलान होता है वो नीचे की ओर होता है। इसका जो ढलान होता है, ये ढलान नीचे की ओर बाएं से दाएं की ओर होता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे जैसे आपके प्राइस कम होते जाते हैं और तो आपकी जो वो है क्वांटिटी है वो भी आपकी दोस्तों कम होती हुई, कम, ये आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। यहाँ प्राइस ज़्यादा थे, क्वांटिटी कम थी, प्राइस थोड़े कम हुए तो क्वांटिटी बढ़ी, और प्राइस कम हुए तो और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ी। तो ढलान जो होता है वो नीचे की ओर होता है, बाएं से दाएं की ओर। वही लिखा है डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। मांग का जो वक्र होता है वो दोस्तों देख सकते हो नीचे की ओर होता है और बाएं से दाएं की ओर होता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट दोस्तों, आपको देखना है। मांग का वक्र पूछा जाता है एग्जाम में, किस तरीके का होता है मांग का वक्र, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था मांग को प्राइस प्रभावित कर लेते हैं, प्राइस तो प्रभावित करते हैं। मैंने अन्य बातों में भी और भी बताए थे, अन्य बातें जो थी वो कौन कौन सी मांग को और प्रभावित करने वाले जो कारक हैं। मूल्य के बारे में तो हम दोस्तों बात कर चुके। मांग यानी फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिमांड, सबसे पहले मैंने आपको प्राइस यानी मूल्य के बारे में तो बात कर ली है हमने, जब हमने बताया था ये दोनों का संबंध उल्टा होता है, नेगेटिव होता है। जब प्राइस बढ़ते हैं तो आपकी डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। अब दूसरी जो बात है, दूसरी बात ये है दोस्तों, यदि ये आय पर डिपेंड होता है। यदि आय बढ़ेगी, यदि आय बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। आय बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, और आय कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। अब मान के चलो दोस्तों आय आपकी बढ़ेगी तो चीज़ों को और ज़्यादा मांगते जाओगे। और चीज़ों को ज़्यादा मांगोगे। अगर आपकी मान के चलो अभी आपकी मान के चलो 5,000 रुपये सैलरी है, अब यहीं पर आपकी 50,000 रुपये सैलरी हो। यहाँ पर पहले 5,000 में दोस्तों 10 प्रोडक्ट खरीद पाते थे आप। तो जैसे ही अगर आपकी सैलरी 50,000 होगी तो यहीं आप दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 10 प्रोडक्ट खरीद पाते थे, अब यहाँ पर 100 प्रोडक्ट खरीदोगे। तो जैसे ही आपकी आय बढ़ी तो वैसे ही आपकी डिमांड बढ़ जाती है। और यहीं फिर से दोस्तों आपकी 5,000 सैलरी हो जाए, यानी कि इनकम कम हो, तो फिर से आपकी 10 डिमांड आपसे फिर भी डिमांड आपकी कम हो जाएगी। तो यही दोस्तों यहाँ पर संबंध बताया जाता है इनकम का। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस भी दोस्तों मांग को प्रभावित करते हैं। भविष्य का जो मूल्य होता है यह भी आपका प्राइस को प्रभावित करता है। कैसे करता है दोस्तों, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या दे रखा है, फ्यूचर प्राइस जो अगर हमारे बढ़ाए जाते हैं तो डिमांड भी बढ़ जाती है। अब फ्यूचर प्राइस कैसे बढ़ेंगे दोस्तों, जैसे मान के चलो यदि आपको पता चले, जैसे
मान के चले दोस्तों, आपको फ्यूचर प्राइस के बारे में अगर हम बात करें, तो मान के चलो अभी आपको पता चले फ्यूचर में, जैसे कि अगर फ्यूचर में आपको पता चले कि 4 महीने बाद, मान के चलो कि चार, यानी कि आपको फ्यूचर प्राइस 2 महीने के बाद आपको पता चले, 2 महीने के बाद आपको पता चले, 2 महीने बाद कि आपका जो नमक है, आपका 2 महीने के बाद नमक जो है वो आपका हो जाएगा 1,000 रुपये किलो, 1,000 रुपये किलो हो जाएगा 2 महीने के बाद। तो आप दोस्तों, आपको पता है कि 2 महीने के बाद नमक जो है वो 1,000 रुपये किलो हो जाएगा। तो आप अभी से क्या करोगे कि आप इसको अभी से बहुत सारा इकट्ठा करने लगोगे, बोरे के बोरे इकट्ठे करने लगोगे, डिमांड करने लगोगे, यानी कि इसकी दोस्तों यहाँ डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे दोस्तों यहाँ 2 महीना ज़्यादा हो गया, आपको पता चले 2 दिन बाद, यानी आपको पता चले कि 2 दिन बाद पता चले कि नमक आपका 200 रुपये किलो होने वाला है, 200 रुपये किलो होने वाला है, तो आप इसी दिन में दोस्तों कम से कम 1-2 बोरा इकट्ठे कर लोगे। तो बहुत सारे, आप ही नहीं बहुत सारे लोग इकट्ठा करने लगेंगे, तो यहाँ पर लोग नमक की डिमांड करने लगेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे। तो यही दोस्तों फ्यूचर प्राइस भी मांग को इफेक्ट यानी प्रभावित करता है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर प्राइस बढ़ते हैं तभी भी डिमांड आपकी बढ़ती है। अगर आपके प्राइस घट जाएं, यदि फ्यूचर में आपको पता चले, यानी कि दोस्तों अगर आपको पता चले कि अभी मान के चलो, अभी 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 आपकी कोई भी बाइक है, अगर बाइक कोई भी है, अगर ये अभी मान के चलो 1 लाख रुपए की मिल रही है, और आपको पता चले, मान के चलो दोस्तों, बाइक तो थोड़ी, बाइक आप कह नहीं सकते हो। जैसे दोस्तों अगर किसी के प्राइस मान के चलो, गेहूँ आप मान लो, गेहूँ मान लेते हैं। अगर हम बात करें गेहूँ की, आपको पता चले कि फ्यूचर में, यानी कि आगे के 2-3 दिन में, आगे मान के चलो 5 दिन बाद ये आपके इनका प्राइस कम हो जाएगा। तो और आपको गेहूं की ज़रूरत है, तो आप इसको गेहूं को खरीदोगे ही नहीं। आपको जब पता है कि आगे ये इसके गेहूं के रेट कम होने वाले हैं, यानी कि इसका जो फ्यूचर प्राइस है वो कम होने वाला है, तो आप इस गेहूं को खरीदोगे ही नहीं। तो जब खरीदोगे नहीं तो इसकी डिमांड यानी कि इसकी मांग भी कम होती जाएगी, लोग इसको खरीदना कम चाहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही प्राइस कम गिरते हैं, कम होते हैं किसी चीज़ के, पता चले कि उसके प्राइस कम होने वाले हैं, तो उसको लोग बाग खरीदना कम कर देते हैं। और यही चीज़ अगर पता चले, यही यहाँ पर यही चीज़ आपको पता चल जाए कि आगे चलकर ये चीज़ महंगी होने वाली है। अगर यही चीज़ दोस्तों आगे चलकर 5 दिन बाद यही चीज़, अभी मान के चलो 20 रुपये किलो है, और यही चीज़ आपको पता चले कि ये होने वाली है 100 रुपये किलो, तो आप इसको बढ़ा दोगे। आपको पता चलेगा कि फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा करने लगोगे, तो ये आपकी यहाँ डिमांड बढ़ जाएगी। यही दोस्तों पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान की कीमत, ये जो दोस्तों वर्तमान की जो कीमतें होती हैं वो कीमतें ही नहीं मांग को प्रभावित करती हैं, आपके जो फ्यूचर के भी प्राइस होते हैं वो भी डिमांड को यानी मांग को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, जो इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था, जो चीज़ों के बारे में कि कौन, जब हम चीज़ों को कांस्टेंट रख रहे थे, जिन चीज़ों को कांस्टेंट रख रहे थे, जब हमने डिमांड का जब नियम पढ़ा था, जो डिमांड का मांग का जो नियम पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था जो हमने चीज़ों को कांस्टेंट कांस्टेंट रख रहे थे, और जिनमें हम उस टाइम पर प्राइस के बारे में पढ़ रहे थे, और कुछ चीज़ों को नहीं मान रहे थे। वहाँ पर हमने दोस्तों आपको यह भी बताया था, हम प्राइस के बारे में यहाँ पर प्राइस को बढ़ा रहे हैं, और भी कुछ फैक्टर्स हैं चीज़ों को प्रभावित करते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं, तो वो आपके एक आय हो गया, एक फ्यूचर प्राइस हो गया। अब तीसरा भी दोस्तों एक प्रभावित करता है मांग को, वो आपका है टेस्ट टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि दोस्तों उपभोक्ता का अधिमान भी मांग को प्रभावित करता है, टेस्ट भी करता है दोस्तों, प्रीफरेंस हो गया, टेस्ट हो गया। अब ये कैसे प्रभावित कर देता है दोस्तों मांग को, मांग को ये इस तरीके से प्रभावित कर देता है, जैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यानी कि जब आपका कोरोना था, कोरोना जब आया था, कोरोना, तो कोरोना से पहले जो लोग बाग थे वो ऑफलाइन कोचिंग को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते थे, यानी ऑफलाइन कोचिंग के बारे में ही जानते थे। लेकिन जब कोरोना आया,
तो कोरोना जब आया तो दोस्तों कोरोना ने सब कोचिंग फोचिंग सब चीज़ें ऑफलाइन की बंद कर दी और चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा होने लगी थी। यानी दोस्तों कोचिंग्स जितनी भी हमारी ऑनलाइन हो गई थी, तो यहाँ पर लोगों का घर पे रह के दोस्तों ऑफलाइन का टेस्ट चला गया, यानी इसको प्रीफ़रेंस देने की बजाय अब ऑनलाइन को ज़्यादा प्रीफ़रेंस देने लगे। यानी दोस्तों यहाँ पर लोगों का ऑफलाइन में टेस्ट कम हो गया और ऑनलाइन में टेस्ट ज़्यादा हो गया। अब लोगों को भी लगता है कि 500 हज़ार रुपये 5-5 10-10 हज़ार रुपये खर्च करने की वजह से हमें अब 500 में जो कोर्स मिल जा रहा है, वो हमारे लिए बेस्ट है और घर पे रह के भी तैयारी कर ले रहे हैं। तो ये भी दोस्तों एक तरीके से आपका मांग को प्रभावित करता है। ये भी दोस्तों टेस्ट एक तरीके का है। तो टेस्ट और प्रेफ़रेंस भी दोस्तों आपका जैसे चेंज होता है, तो इसी तरीके से मांग भी प्रभावित होती है। तो ये यहाँ पर दोस्तों ऑफ़लाइन की पहले मांग थी, यहाँ पर ये प्रभावित हो गई, अब ऑनलाइन की दोस्तों अब ज़्यादा मांग हो रही है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये भी आपका उपभोक्ता भी अधिमान भी ये भी आपका प्रभावित करता है मांग को। और 5वाँ है दोस्तों साइज़ ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या का आकार। यह दोस्तों यह भी आपका दोस्तों जनसंख्या का आकार भी आपका प्रभावित करता है मांग को। चाहे आपके दोस्तों प्राइस बढ़ें या ना बढ़े, लेकिन लेकिन अगर बढ़ जाए, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। मान के चलो अगर आपके यहाँ पर 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य अगर आपके यहाँ पर 20 किलो अगर 30 किलो अगर दोस्तों आटा मंथली खा लेते हैं, और जैसे ही अगर जनसंख्या बढ़ती है यार घर में, जैसे मान के चलो 10 सदस्य हो जाते हैं, तो ये 10 सदस्य दोस्तों अब 50 किलो आटा खाएंगे मंथली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर भी मांग प्रभावित होती है। आपके घर में पहले दोस्तों खाने के लिए 5 लोग थे, आठ जो 5 जो दोस्तों आपका 20 किलो 30 किलो आपका आटा खाते थे, अब जनसंख्या जैसे ही बढ़ गई तो आपकी जनसंख्या 5 से 10 हो गई, तो अब आटा ज़्यादा आएगा, यानी कि अब दोस्तों 50 किलो लोग खाएंगे, तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। यानी यहाँ पर अब दोस्तों और भी डिमांड बढ़ने लगी। पहले आटा इतना खाया जाता था, अब आटा इतना खाया जाता है, डिमांड बढ़ गई आटे की। और लेकिन दोस्तों प्राइस इससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़े या ना बढ़े। प्राइस भी अगर दोस्तों आपके बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, लेकिन आपकी मांग को प्रभावित आपकी जनसंख्या करती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 5वां है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कुछ वस्तुएं हैं, वस्तुएं टाइप्स ऑफ गुड्स। यह भी दोस्तों आपकी मांग को प्रभावित करती हैं। वस्तुओं के आधार पर भी मांग में फर्क पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों मांग में फर्क पड़ता है। अब कैसे दोस्तों, पहली अगर हम नॉर्मल वस्तुओं के बारे में बात करें, सामान्य वस्तुओं के प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। ये सामान्य जो भी वस्तुएं हैं उनके प्राइस बढ़ने से तो डिमांड कम हो जाती है। ये दोस्तों नॉर्मल टाइप का है। प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। कोई नॉर्मल बात है, प्राइस किसी चीज़ का बढ़ जाएगा तो लोग वाग वहाँ खरीदना कम कर देंगे, और प्राइस जैसे ही कम होता है किसी चीज़ का तो वहाँ पर लोग इस बार ज़्यादा खरीदना ज़्यादा कर देंगे, डिमांड ज़्यादा मांगने लगते हैं, डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। अब दोस्तों दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पूरक वस्तुएं। और ये दोस्तों आर द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ये दोस्तों पूरक वस्तुएं जो होती हैं वो आपकी इनको हम ये आपकी जो होती हैं वो संयुक्त रूप से एक साथ चलती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो जितनी भी पूरक वस्तुएं हैं उनके किसी का एक प्राइस बढ़ाने से दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। दोस्तों आपस में एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, संयुक्त मांग होती हैं। जैसे दोस्तों मैं आपकी बात करता हूँ, जैसे हमारे पास पेन है, पेन के अगर हमने प्राइस बढ़ा दिए तो जैसे पेन के प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग बाग फिर दोस्तों इसको इंक पेन के साथ जो इंक भी खरीदा जाता है तो इंक को फिर दोस्तों कम खरीदेंगे लोग बाग। यानी प्राइस जब ज़्यादा इसके ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इंक को प्री यानी कि डिमांड लोग बाग कम कर देते हैं। तो ये दोस्तों आपका संपूरक यानी कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं, पूरक वस्तुएं। अब ऐसी दोस्तों आपकी कार है, अगर हम अगर किसी यानी कि अगर मान के चलो ये कार और पेट्रोल है, अगर हम पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा कर देते हैं, अगर हम पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएं और तो फिर कार की जो डिमांड है वो दोस्तों कम हो जाती है। जो हमारी कार है दोस्तों, तो कार की डिमांड बहुत कम हो जाती है। या फिर हम दोस्तों कह सकते हो, या फिर हम कार की प्राइस ज़्यादा कर दें तो फिर कार की प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे तो लोग बाग फिर पेट्रोल कम खरीदना चाहेंगे, तो पेट्रोल की जो है आपकी डिमांड, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड
कम हो जाएगी। यानी कि एक चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की प्राइस यहाँ पर दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। अब इसी तरीके से ब्रेड है दोस्तों, ब्रेड आपके ब्रेड और बटर दोनों भी इस तरीके के पूरक के उदाहरण है। अब दूसरा नेक्स्ट दोस्तों वस्तु है हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, जिन्हें हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। यानी वन गुड्स वन गुड्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। यानी कि दोस्तों एक गुड्स के स्थान पर जब दूसरा वस्तु, यानी कि एक वस्तु के स्थान पर जब दूसरी वस्तु उसका स्थान ले ले, यानी दोस्तों आप कह सकते हो इसमें इसमें जो स्थानापन्न वस्तुएं जो होती हैं, इसमें क्या होता है कि एक के स्थान पर दूसरे को दोस्तों यहाँ पर ले आते हैं। एक की जगह पर हम दूसरे को फिर यहाँ पर प्रमोट यानी दूसरी वस्तु को ले आते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर किसी एक वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं तो फिर हम दूसरी वस्तु पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे दोस्तों मान के चलो ये हमारे टी और कॉफ़ी हैं। टी कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी कि वन गुड्स कैन यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर। यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करने लगते हैं तो वो आपके स्थानापन्न वस्तुओं में आ जाते हैं। जैसे दोस्तों मान के चलो ये हमारे पास टी है और ये अभी कॉफ़ी है। अगर मैं बात करता हूँ, टी हमारी अभी मिल रही है 5 रुपए की एक, 5 रुपए का गिलास मिल रहा है और इसके प्राइस हैं 10 रुपए। इसके प्राइस हैं 10 रुपए। अब बाद में दोस्तों टी के प्राइस कर दिए जाएँ 10 रुपए, इसके प्राइस बढ़ा दिए जाएँ 10 रुपए कर दिए जाएँ, तो लोग बाग कहेंगे कि चाय भी हमको 10 रुपए में मिल रही है और लेकिन दोस्तों कॉफ़ी के प्राइस सेम रखे जाएँ 10 रुपए ही। तो लोग बाग जो सोचेंगे, व्यक्ति सोचेंगे हम 10 रुपए की चाय पी रहे हैं, उससे बढ़िया हम 10 रुपए की चाय खरीदेंगे, उससे बढ़िया हम कॉफ़ी नहीं खरीद लेंगे। तो फिर यहाँ पर दोस्तों कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपकी चाय के यानी कि दोस्तों चाय के प्राइस बढ़ेंगे तो चाय से ज़्यादा दोस्तों कॉफ़ी को फिर प्रीफरेंस ज़्यादा देने लगेंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी आप कह सकते हो जब एक चीज़ के यहाँ पर प्राइस बढ़ते हैं तो लोग दूसरी चीज़ पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे टी के प्राइस बढ़े यानी चाय की कीमत जब बढ़ जाती है, पहले आपकी 5 रुपए थी और अब ये दोस्तों इसकी कीमत बढ़ जाए, अब इसकी हो जाए 10 रुपए और कॉफ़ी की 10 रुपए ही कीमत रहे, इसकी कॉफ़ी की कीमत 10 रुपए ही रहे, तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि 10 रुपए में हम चाय क्यों पिए, हम कॉफ़ी पियेंगे। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कॉफ़ी की अब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी का और हम डिमांड्स के बारे में और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।